हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लेके आए हैं बिलियन का गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, कोलिगेटिव का मतलब क्या है। को माने एक साथ, लिगेटिव मीन्स होता है बॉन्डेड यानी बंधे हुए, इसका मतलब हुआ एक साथ बंधे हुए। तो देखिए, बिलियन के जो अड़सम गुणधर्म है वो क्या है, यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि बिलियन के कुछ भौतिक गुण विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या मात्रा पर निर्भर करती है, परंतु उसके आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करती है। ऐसे विलयनों को हम बिलियन का अड़सम गुणधर्म कहते हैं। तो देखिए, बिलियन के जो हमारे अड़सम गुणधर्म है वो निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है परासरण दाब, यानी कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका दूसरा होता है वाष्प दाब अवनमन, यानी इसे हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरा हमारा होता है क्वथनांक उन्नयन, यानी इसे हम कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा हमारा होता है हिमांक अवनमन, इसे हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी ये देखिए, हमने आपको कारक बताए हुए हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलियन का अड़सम गुणधर्म क्या है और वह किन कारकों पर निर्भर करते हैं। देखिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलियन का अड़सम गुणधर्म है और हमारा परासरण दाब दिया होता है। ऐसे हमारे अन्य ऑप्शन दे दिए, पृष्ठ तनाव है और इसके बाद में विस्कोसिटी है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं इसके बाद में अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। झिल्ली यानी इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए, ये हमारी अर्धपारगम झिल्ली है। तो देखिए, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, यानी जब हम घर में चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद में हम छन्नी से छानते हैं। तो अब जब छन्नी से छानते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि चाय जो होती है वो हमारी छन जाती है, परंतु चाय पत्ती जो होती है वो नहीं छनती है। इसका मतलब है कि वह छन्नी जो चाय को निकल जाने देती है परंतु चाय पत्ती को निकलने नहीं देती है। इसी तरीके से हम छन्नी जगह पर झिल्ली लेंगे और कहेंगे कि वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है परंतु विलय के अणुओं को निकलने नहीं देती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। तो देखिए, अर्धपारगम झिल्ली में जैसे हमारे एग्जाम्पल क्या है, जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं पर अर्धपारगम झिल्ली पाई जाती है। अंडे की झिल्ली पाई जाती है, किशमिश है, अंगूर है, इन पर जो है हमारे अर्धपारगम झिल्ली की आवरण पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है हमारा अर्धपारगम झिल्ली कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। परासरण, ऑस्मोसिस। देखिए, परासरण की बात होती है तो परासरण में हम ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम बिलें लेते हैं
हम इधर ले लिया है बिलियन फर्स्ट, इधर कर दिया है बिलियन सेकेंड, यानी इसमें हमारी जो है अधिक सांद्रता है और इधर हमारी जो है कम सांद्रता है। यानी ये कम सांद्रता वाला विलयन है, ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है और बीच में हमने लगा दिया अर्धपारगम झिल्ली। ये हमने लगा दिया है अर्धपारगम झिल्ली। तो देखिए यह कम सांद्रता वाला जो विलयन होता है उस तरफ से हमारे अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर हमारा जो है प्राकृतिक प्रवाह जो होता है वो हमारा परासरण कहलाता है। तो देखिए यानी ये हमारा परासरण है। परासरण में कह सकते हैं कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से प्राकृतिक प्रभाव को हम परासरण कहते हैं, यानी ऑस्मोटिक कहते हैं। परासरण के बाद में परासरण का ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए परासरण का हमारा क्या है, हम यहाँ पर लिया है विलायक और इधर हमने ले लिया है विलयन। हमने बीच में यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। ये हमारा है सॉल्यूशन और ये हमारा है सॉल्वेंट और ये हमारा है अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये अर्धपारगम झिल्ली हमने इधर क्या किया, एक दाब लगाया। ये हमारा है परासरण दाब। देखिए बन गया, सिंपल सी बात है। अब हम बताते हैं आपको परासरण दाब क्या है। परासरण दाब, तो परासरण दाब क्या है, तो देखिए क्या है, यानी हमने यहाँ पर लगा दिया, ये हमारा जो है विलायक से विलयन की ओर प्राकृतिक प्रभाव। तो जरा देखिए अर्ध यानी परासरण दाब क्या है, यानी किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाना पड़ता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। अथवा हम ये कह सकते हैं किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाना पड़ता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। देखिए परासरण दाब में हम आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए P समानुपाती या इक्वेशन फर्स्ट, P समानुपाती T इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए यहाँ हो जाएगा P समानुपाती mt। समानुपाती निशान हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा R, तो ये हो जाएगा R mt।
यानी P बराबर हो जाएगा एम आर टी। यहाँ क्या P है, P हमारा परासरण दाब, यानी P हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और m जो है वो है मोलरता, और R जो है वो है स्थिरांक, विलयन स्थिरांक, T जो है हमारा वो है परम ताप। तो यानी ये ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलरिटी स्थिरांक यानी कांस्टेंट है, ये हमारा जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप है। इससे हम परासरण दाब निकाल सकते हैं। देखिए परासरण दाब को हम P या पाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो अथवा हम इसको हम कह सकते हैं, फार्मूला हो जाएगा पाई इक्वल टू एम आर टी, ये भी हो जाता है। तो ये हमारा परासरण दाब का था। देखिए परासरण के बारे में बताया हमने कि परासरण दाब बताया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। देखिए अब हमारा होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। तो देखिए समपरासरी विलयन है क्या, ये चीज ध्यान देते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 2 विलयन लिए, ये विलयन फर्स्ट हो गया है, और हमने ले लिया ये विलयन सेकेंड। तो देखिए यानी ये हमारा जो है समपरासरी विलयन। इसका मतलब ये है कि जो दोनों विलयन दिए हुए हैं, इन दोनों विलयन का परासरण दाब समान होगा। ऐसे 2 विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली, ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली है। अभी हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ऐसे 2 विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर परासरण दाब नहीं लगता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। अथवा हम इसको कह सकते हैं कि ऐसे 2 विलयन जिनकी अणुक सांद्रताएं समान होती हैं, उन्हें हम समपरासरी विलयन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो दाब होगा वो समान होगा, यानी दाब और ताप ये दोनों हमारे समान हैं, यानी परासरण दाब और ताप ये हमारे समान हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P1 बराबर P2, इसे हम कह सकते हैं C1 बराबर C2, यानी सांद्रता भी समान है। तो C1 सांद्रता देखिए हमारा जो है क्या होता है, सांद्रता यानी CN/V होगा। N/V मोलों की संख्या बटे आयतन, इसी को हम मोलरिटी भी कहते हैं कि मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में होता है। हमने यहाँ मान लिया C1 ये हो गया, N1 ये V1 हो गया, इधर हमने कह दिया C2 तो N2 हो गया, इधर V2 हो गया। क्योंकि N बराबर होता है W/M होता है, तो इसलिए फार्मूला हमारा हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे कि W1/M1 V1 बराबर
W2/m2V2। यानी देखिए इस फार्मूले से हमारे जो है न्यूमेरिकल लगते हैं, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर हम दूसरा बताते हैं अति पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन यानी इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हमने मान लिया है पराशरण दाब फर्स्ट मान लिया, और इसी को हम π1 भी कह सकते हैं। इधर पराशरण दाब P2 कर दिया, यानी ये π2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और इसके साथ में दूसरा हमारा होता है आद्य पराशरी विलयन। इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम रिलेशन होती है, यानी ऐसे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है, जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट का पराशरण दाब अधिक, यानी हम कह सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी यहाँ पर P1 का पराशरण दाब अधिक है। अब देखिए यहाँ पर हाइपोटोनिक क्या है, यानी समान ताप पर दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का पराशरण दाब कम होता है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यानी हमारा यहाँ पर होगा P1 इज लेस देन P2, यानी यदि इसका विलयन फर्स्ट का पराशरण दाब अधिक होगा तो हाइपरटोनिक होगा, अगर विलयन फर्स्ट का पराशरण दाब कम होगा तो ये होगा हमारा हाइपोटोनिक। ये हमने बताया आपको। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।